जय हिंद दोस्तों, आर्मी ग्राउंड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है बहुत ही ज्यादा लाजवाब लेके आया हूँ और हमारा कांटेक्ट नंबर भी स्क्रीन पे दिया हुआ है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर उपलब्ध मिलेगा और आर्मी की संपूर्ण तैयारी की जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आर्मी ग्राउंड के साथ अंत तक और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त के जन्म की बात करें फिर तो चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम धर्मा मौर्य था। इनकी माता धर्मा मौर्य थी। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन लाजवाब है फ्रेंड्स। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख क्या था? तो रुमिनदेही। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख की बात करें तो इसका सबसे छोटा शिलालेख है रुमिनदेही। सबसे छोटा शिलालेख रुमिनदेही। और सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा अभिलेख इसका था 13वां शिलालेख, या लंबा, सबसे लंबा अभिलेख 13वां शिलालेख था। इसका 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। मतलब 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। कलिंग विजय को जब इसने जीता था, विजय प्राप्त की थी। 13वें शिलालेख में इसका कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा चरक राज चिकित्सक थे कनिष्क के। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे और चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ का संकलन किया था। चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ का संकलन भी किया था और चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे, जो कि डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों के समय में फ्रेंड्स शीशे के सिक्के चलाए जाते थे। शीशे के सिक्के चलाए गए थे। तो फ्रेंड्स, में क्वेश्चन बनता है किसके समय में शीशे के सिक्के चलाए गए? तो सातवाहनों के समय में शीशे के सिक्के चलाए गए थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत है, जो कि बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यह। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आर्मी के पेपर में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है कि चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो इसका सही जवाब है कुलुंज। चोल काल में सोने के सिक्के कुलुंज के नाम से जाना जाता था, चलाए गए थे, जो कि ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। लोकसभा के जनक या लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है जीवी मावलंकर को। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी पूरा नाम दे देता है या कभी शॉर्टकट में दे देता है। तो इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, या कहिए जीवी मावलंकर। तो लोकसभा के पिता के रूप में जीवी मावलंकर को जाना जाता है। इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा जनक की उपाधि भी दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने
जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें लोकसभा जनक की उपाधि दी थी। लोकसभा का राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र सीमा 25 वर्ष है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है जीव मावलंकर को या गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं फ्रेंड्स 30। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसका आंसर होगा 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में होते हैं और यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति है फ्रेंड्स। इसमें 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं लिए जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, इसका सही आंसर 30 होगा, जो कि लोकसभा से लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, इसमें 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। कुल हो जाते हैं टोटल मिला के 15 + 7 = 22। मतलब कहने का है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राज्यपाल की नियुक्ति की देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है 5 वर्षों के लिए। कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। भारत का पहला बजट फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया। अब भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। अब भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध मिलेगा, या हमें इस नंबर पर कॉल करिए, आपको आर्मी की संपूर्ण तैयारी की जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीस्मोग्राफी किसका अध्ययन है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा सीस्मोग्राफी से हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सीस्मोग्राफी से हम भूकंप का अध्ययन किया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अब सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर।
सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। फ्रेंड्स, विश्व में कुल 5 महासागर हैं। विश्व में कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला महासागर है फ्रेंड्स प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा की बात करें तो तीसरा हिंद महासागर, तीसरा हिंद महासागर। चौथा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर चौथा। अब पांचवा है अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर, जो कि पांचवा है। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये आपका राइट आंसर है। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा महासागर आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अब विश्व में कुल 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। फ्रेंड्स, भारतीय मरुस्थल कहते हैं थार, ये आपका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा, या उत्तरी अफ्रीका में है। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन नदी कहाँ बहती है। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा सीन नदी बहती है फ्रांस में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सीन नदी फ्रांस में बहती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब पेरिस जो तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है फ्रेंड, तो सीन नदी कहाँ बहती है, फ्रांस में बहती है। बी आपका राइट आंसर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहते हैं। तो किस नदी को चीन का शोक कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा हुआंगो नदी। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। हुआंगो नदी को चीन का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। तो अफ्रीका। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल करिए, आपको आर्मी की संपूर्ण तैयारी की जानकारी दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली 27 सितंबर 1825 को। 27 सितंबर 1825 को विश्व में प्रथम रेलगाड़ी लंदन में चली। अब कहां से कहां तक चली। तो डार्लिंगटन से स्टॉकहोम तक चली। डार्लिंगटन से स्टॉकहोम तक चली। स्टॉकहोम तक चली। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली। 27 सितंबर 1825 को डार्लिंगटन से स्टॉकहोम तक चली। भारत की बात करें फिर, तो भारत की पहली रेलगाड़ी चली 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली। मुंबई से थाने के बीच चली भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को। अब विश्व की पहली रेलगाड़ी चली 27 सितंबर 1825 को। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब देगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है। तो पहला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत की गुजरी है। कौन कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब जाएगा सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आते ही हैं क्योंकि ये विविध में आ जाते हैं। अब विविध में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब आ जाते हैं, चाहे खेल कूद से हो, चाहे तबला ये वाद्य यंत्र से हो, चाहे आपका विविध मतलब मिसलेनियस में सब कुछ आना ही आना है। तो जाकिर हुसैन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन बजाते थे तबला। सी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। जाकिर हुसैन तबला नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स का सही जवाब जाएगा संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। ए आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक प्रकार चित्र है, एक चित्र है का आपका ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। मोनालिसा एक प्रकार चित्र है। मोनालिसा एक इंसान थी। इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। मोनालिसा का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड्स का सही जवाब जाएगा भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ए आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर की बात करें तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का फारसी अनुवाद। तो फ्रेंड्स महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईसा पूर्व में अकबर ने करवाया था। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। यह बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के एक जिला है आगरा, उससे 43 किलोमीटर दूर एक स्थान है फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर ये बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में कराया था, जो कि ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीना बीच कहाँ स्थित है? तो मैरीना बीच स्थित है चेन्नई में। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। कभी चेन्नई जाइएगा तो जरूर घूमिएगा। मैरीना बीच कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ए आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तारे के रंग से पता चलता है। तो फ्रेंड्स किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। किसी तारे का रंग पता करना है तो उसके ताप से आप पता कर सकते हैं कि यह कलर कौन से रंग का है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा ताप। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी हमारा यही है, जुड़िए। आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। या हमें कॉल करिए, आपको संपूर्ण आर्मी की तैयारी की जानकारी दी जाएगी। और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।